अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। रब्बिश राहली सदरी वयस्सिरली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो कौन सी सूरतें हैं कि जिनमें एक पार्टी की जो कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। आज जो हमारा एक अगला टॉपिक जो है वो ये है कि अगर रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच हो जाए, यानी उसकी वायलेशन हो जाए, उसकी खिलाफ वर्जी हो जाए, तो फिर अब क्या सोल्यूशन है एग्रीव्ड पार्टी के पास, यानी वो पार्टी जिसका हक तलफ हुआ है, अब उसके पास क्या दाद रसी है, वो क्या कर सकता है कि वो जो उसको नुकसान पहुंचा है उसकी तलाफी कैसे कर सकता है। रेमेडीज, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मुराद क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मुराद ये है कि जब एक पार्टी जो है वो रिफ्यूज कर दे किस हवाले से? टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, कि जो उसने वादा किया था करने का वो उसको करने से इनकार कर दे, तो समझा जाएगा कि मुआहिदा जो है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ब्रीच हो गई, खिलाफ वर्जी हो गई उसकी। अब असल टॉपिक है हमारा कि रेमेडीज़ क्या हैं, मसलन कि तलाफ़ी अब किस तरह। अब एक पार्टी ने अगर इनकार कर दिया है अपने प्रॉमिस से, जो उसने अपना हिस्सा अदा करना था, यानी एक पार्टी जो है वो ए और बी के दरमियान एक प्रॉपर्टी के दरमियान का मुआहिदा हुआ। ए ने कहा कि मैं ये प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ 2 लाख रुपए के इव्स। अब बी ने 2 लाख रुपए ए को दे दिए, मगर ए जो है अब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं करा रहा बी को। अब ऐसी सूरत में बी जो है वो क्या है, एग्रीव्ड पार्टी है, कि उसने पैसे भी दे दिए मगर ए जो है वो क्या नहीं कर रहा, उसके नाम ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। अब उस एग्रीव्ड पार्टी के पास जिसके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, अब उसके पास क्या सोल्यूशन है, क्या रेमेडी है कि वो किस तरह से तलाफ़ी करे, क्या दादरसी इख्तियार करे कि ये मुआहिदा पूरा हो जाए। तो आज हम उन रेमेडीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। वो रेमेडीज़ जो हैं वो 5 रेमेडीज़ हैं एक एग्रीव्ड पार्टी के पास। पहली है जी रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी रेमेडी है सूट फॉर डैमेजेस, तीसरी है सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, चौथी है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और पांचवी है सूट फॉर इंजंक्शन। रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मुराद ये है कि पहली जो एग्रीव्ड पार्टी के पास जो हक है, जो रेमेडी है, जो रास्ता है, वो ये है रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मीन कि जब एक पार्टी ने अपना काम करने से, अपना प्रॉमिस फुलफिल करने से इनकार कर दिया है, ब्रीच कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट को, तो जो अदर पार्टी है अब उसके पास भी ये ऑप्शन है कि वो क्या करे कि जो उसके हिस्से पे क्या था, जो अदा करनी थी ऑब्लिगेशन, वो भी उससे क्या कर सकता है, बरी ज़िम्मा खुद को करार दे सकता है और ना अदा करे। ये पहला उसके पास जो है वो क्या है, सोल्यूशन है। मिसाल के तौर पे ए और बी के दरमियान जो है प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन ए ने कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि मैं प्रॉपर्टी आपको नहीं ट्रांसफ़र करूँगा। तो अब बी जो है वो बरी ज़िम्मा करार दे दिया जाएगा कि वो अब उसके पास ऑप्शन क्या है कि वो उसको पैसे ना दे। तो ये क्या हुआ, रेसिजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेसिजन मीन कैंसलेशन, कि जो मुआहिदा हुआ था अब अदर पार्टी जो है उसको भी क्या है, खुली छुट्टी है कि वो भी अपने उस मुआहिदे को कैंसिल कर दे। दूसरा जो है वो क्या है, रेमेडी एग्रीव्ड पार्टी के पास, वो है सूट फॉर डैमेजेस। डैमेजेस मीन मॉनिटरी कंपनसेशन, यानी आप जो एग्रीव्ड पार्टी है वो दावा दायर कर सकती है। सूट मीन दावा, एप्लीकेशन, जो सिविल सूट में है, जो सिविल कोर्ट में हम फाइल करते हैं। डैमेजेस मॉनिटरी कंपनसेशन, पैसे, यानी अगर एक बंदे को नुकसान हुआ है दूसरी पार्टी की नॉन परफॉर्मेंस की वजह से, तो वो अब क्या कर सकता है, हर्जाने का दावा दायर कर सकता है, वो पैसे क्लेम कर सकता है एज ए कॉम्पनसेशन। तीसरा जो सोल्यूशन है, जो रेमेडी है अग्रीव्ड पार्टी के पास, वो है सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, यानी एज मच एज इज अर्न, यानी जितना उसने किया था उतना उसके बदले में वो हासिल कर ले। मिसाल के तौर पर इसका ये है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ बी के साथ कि वो ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग जो है वो बना के देगा।
अब कॉन्ट्रैक्टर ने अभी सिंगल स्टोरी ही बनाई थी कि बी जो दूसरा था उसने सेकंड पार्टी उसने उसको रोक दिया कि भाई हम मज़ीद आगे काम कंटिन्यू नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते। तो अब ऐसी सूरत में वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास रेमेडी क्या है कि वो ये क्लेम कर सकता है कि उसने जितना काम किया है उसको उतना मुआवजा दे दिया जाए, क्योंकि यकीनन उसने कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग का किया था और उसी का उसको मुआवजा मिलना था, मगर सेकंड पार्टी ने उसे पहली स्टोरी ही जो है कंस्ट्रक्ट करने से करने के बाद रोक दिया। तो अब वो क्या उसके पास इख्तियार है कि वो क्लेम करे जितना कि उसने काम किया है उसका उसको रेम्यूनरेट कर दिया जाए, उस हद तक जितना उसने काम किया है। इसको कहते हैं सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। चौथी जो रेमेडी है एक एग्रीव्ड पार्टी के पास वो है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कि वो ये दावा दायर कर सकता है कि जो मुआहिदा उसके साथ किया गया था वो जो पार्टी जिसने रिफ्यूज़ किया है अपना हिस्सा अदा करने को उसको कंपेल किया जाए कि वो अपना हिस्सा अदा करे। अब ये किन सूरतों में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी? वो होगी कंपनसेशन इज़ नॉट एडिक्वेट रिलीफ, कि जब जो हर्जाना है वो मुनासिब कोई रिलीफ ना हो, तो ऐसी सूरत में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी कि वो हर सूरत में मुआहदे पर अमल दरामद करे। या डैमेजेस यानी कंपनसेशन जो है उसकी मेजरमेंट मुश्किल हो जहाँ पर, तो वहाँ पर भी क्या होगा? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगा कि हर सूरत में जो पार्टी जो रिफ्यूज़ कर रही है उसको कंपेल किया जाए फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कि वो अपने हिस्से को अदा करे। और अगली जो वजह है वो है कि कंपनसेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, यानी कानून के मुताबिक जहाँ पर कंपनसेशन आप नहीं ले सकते जिन मामलात में, तो उन सूरतों में आप फिर क्या दावा दायर करेंगे? जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आप दावा दायर करेंगे। इसी तरह आखिरी जो रेमेडी एग्रीव्ड पार्टी के पास है वो है सूट फॉर इंजंक्शन, यानी आप इंजंक्शन कहते हैं कि अदालत से ऑर्डर ले लेना जो दूसरी पार्टी को रेस्ट्रेन कर दे या रोक दे किसी काम करने से। मिसाल के तौर पर ए ने एक कॉन्ट्रैक्टर है उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि जब तक मैं ये आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं करता मैं कहीं और कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूँगा, इस वजह से उसको वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। अब वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद बी के साथ अब ए ने क्या किया? वो उसकी पता मालूम चला बी को कि वो किसी थर्ड पार्टी के साथ किसी सी के साथ फर्दर एक और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो अब बी चूंकि क्या है वो एग्रीव्ड पार्टी है कि जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसको ए वायलेट कर रहा है कॉन्स्ट्रक्टर। अब बी के पास क्या रेमेडी है कि वो अदालत जाए और ए के खिलाफ हुक्मनामा जारी कराए अदालत से कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको रोका जाए कि वो अब इस कानून की खिलाफ वर्जी करे, इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी जो कर रहा है वो ना करे और वो किसी थर्ड पार्टी के साथ फर्दर कॉन्ट्रैक्ट ना करे जब तक कि वो कंस्ट्रक्शन मुकम्मल नहीं कर लेता। डियर व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो रेमेडीज़ जो कि 5 तरह की रेमेडीज़ हैं जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में एग्रीव्ड पार्टी के पास उसको मैसर होती हैं, अवेलेबल होती हैं, आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरह की इंफॉर्मेटिव लॉ से रिलेटेड वीडियोज़ फर्दर अपलोड करता रहूँ। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।